हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 6 पार नजर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो ये बता रहा है कि एक रास्ता था सुरंग वाला जिसमें किसी भी आम आदमी की जाने की मनाही थी और उसके पापा उस ऑफिस में काम करते थे। तो उसके पापा के पास एक सिक्योरिटी पास था जिसकी सहायता से वो उस सुरंग में जाते थे और वापस आते थे। तो छोटू मतलब उसके अपने पापा का वो सिक्योरिटी पास यूज करके उस सुरंग में पहुंच गया। और फिर क्या किया उसने उस सुरंग में वो बताएगा हमें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुम्हें कि इस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। और उसकी मम्मी बोलती है, छोटू तुम्हें कितनी बार मना किया है जो तुम इस रास्ते पर मत जाया करो। तो छोटू बोलता है कि तो फिर पापा क्यों जाते हैं? तो उसकी मम्मी बोलती है, पापा को काम है इसलिए वो जाते हैं, तुमको थोड़ी ना उधर काम है जो तुम जा रहे हो उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। हर रोज छोटू और छोटू की मम्मी के बीच यही बहस होता था कि मुझे जाने दो, पापा भी तो जाते हैं। और उसकी मम्मी हर बार रोकती थी। उसके पापा उस सुरंग होते हुए जाते मतलब उसके पापा उस सुरंग के रास्ते से जाते हुए अपने काम पर जाते थे और उस सुरंग के अंदर जाने किसी भी आम आदमी को मनाही जाने की अनुमति नहीं थी। सभी आम आदमी उस सुरंग में नहीं जा सकते थे। जो उस सुरंग के अंदर काम करते थे वही लोग उस सुरंग में जा सकते थे, वो भी एक पास के जरिए। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो उस सुरंग में काम करते हैं वही उस सुरंग में जा सकते थे और बाहरी लोगों को सुरंग में जाने की अनुमति नहीं थी। आज छुट्टी थी और के आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छुट्टी का दिन था और उसके पापा घर पर बैठे हुए थे और छोटू जो है वो चोरी छुपे चुपचाप पापा से बचते हुए और सिक्योरिटी पास चुरा लिया और चल दिया सुरंग के तरफ ताकि वो इस सिक्योरिटी पास की सहायता से हेल्प से उस सुरंग के अंदर जा सके। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला परंतु दरवाजा खुल गया। तो उनकी जो कॉलोनी थी ना वो सारी ही सुरंग के मतलब ये धरती के नीचे बसी हुई थी और वो जो सुरंग था उसमें ना कुछ लाइटें जल रही थी और एक दरवाजा था और उस दरवाजे पर जैसे ही छोटू ने पास रखा दरवाजा खुल गया और वो सुरंग के अंदर चला गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आप पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मतलब वो जो सुरंगनुमा रास्ता था वो जमीन के ऊपर जाता था। छोटू की जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी हुई थी और वो जो रास्ता था वो जमीन के ऊपर तक जाता था। तो छोटू को मौका मिल गया जमीन के ऊपर देखने का कि जो वहाँ क्या सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर वहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाई निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहात्मक स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक यंत्र केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। मतलब उस सुरंग में ना बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरेज डिवाइसेस लगे हुए थे जिसकी सहायता से उस सुरंग में जो भी जाता था
सबको पता चल जाता था कि सुरंग में कौन है या फिर कोई खतरनाक चीज कोई सुरंग में गई है। तो वही छोटू जब सुरंग में घुसा तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पे सुरक्षा यंत्र लगे हुए हैं। तो जैसे ही छोटू सुरंग के अंदर घुसा तो एक यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली, दूसरे यंत्र ने उस तस्वीर को पहुंचा दिया ऑफिस तक, और तीसरे यंत्र ने संकेत दे दिया कि इतना छोटा आदमी कौन है, ये खतरे की निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? अंदर आने वाले खांचे में, ये तो हो गया था, हरकत हुई। इतने में किसी एक यंत्रीय केंद्र में इस तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर पापा छोटू का इंतजार कर ही रहे थे। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू इन सबसे अनजान था कि उसकी खबर पहुंच गई है अंदर हेड ऑफिस में। जब तक छोटू पूरा ये सुरंग घूमता तब तक सिक्योरिटी गार्ड आए और छोटू को उसके घर छोड़ दिए, और छोटू के पापा छोटू का वेट कर रहे थे। अगर छोटू के पापा नहीं होते तो उससे घर पे मम्मी से बहुत डांट पड़ती, शायद पिटाई भी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, बस फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस लेता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से हमें अपने आप को बचा सकता हूँ। छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते क्योंकि वो जमीन के ऊपर है और जमीन के ऊपर की जगह पर ऑक्सीजन नहीं है। तो छोटू बोलता है फिर आप कैसे जाते हो? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं एक स्पेस सूट पहन के जाता हूँ जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है, जिससे मुझे सांस लेने में सहायता मिलती है और उस स्पेस सूट की वजह से मुझे ठंड भी नहीं लगती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलते फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक खास किस्म का जूता होता है जिसकी सहायता से वे जमीन के ऊपर चल सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें खास किस्म का क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में से हमें रोशनी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव सक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू के पापा छोटू को समझाते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। छोटू जहाँ पे रहता था वो उसका घर मंगल ग्रह पे था। तो उसके पापा समझाते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे पूर्वज भी जमीन के ऊपर में रहते थे बिना किसी स्पेशल सूट के, जूते के, बिना किसी ट्रेनिंग के। लेकिन वहाँ का प्रकृति में कुछ परिवर्तन आया जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे जीव मरने लगे। ये परिवर्तन सूरज में परिवर्तन होने की वजह से आया। जाहिर सी बात है, अगर हमारे सोलर सिस्टम में कुछ मतलब चेंजेस आएंगे तो हमारी धरती पे भी असर पड़ेगा। वैसे ही उन लोग के भी सूर्य में परिवर्तन आया, मतलब सूर्य तो एक ही होता है, मतलब सूर्य में परिवर्तन आया तो उनके ग्रह पर कुछ
जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ मरने लगे, तो वे लोग जाकर जमीन के नीचे बस गए और वहां उन्हें सुरक्षा मिला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनेक तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हमें सूर्य शक्ति, ऊर्जा की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही यंत्र के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि उस गुफा में बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से हम सूरज की रोशनी लेते हैं, उसकी ताकत खींचते हैं, ताकि हम जमीन के नीचे जी सके। और उस यंत्रों की रक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की है, इसलिए हमें कभी कभी शक्ति बरतनी पड़ती है और आम लोगों को वहां जाना मना रहता है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो छोटू बोलता है, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी वही काम करूंगा जो आप कर रहे हो। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा और अपने मम्मी पापा की बात सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा की। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। दूसरे दिन जब छोटू के पापा अपने काम पर गए तो उन्होंने देखा कि ऑफिस का वातावरण कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है, और वहाँ के जो हेड हैं वो टीवी पे इशारा करके दिखा रहे हैं कि देखो, ये हमारे ग्रह पर कोई चीज़ आ रही है, यह कोई तारा नहीं है। कंप्यूटर उन्हें बता रहा है कि यह कोई तारा नहीं बल्कि कोई चीज़ है जो हमारे ग्रह की तरफ तेजी से बढ़ते हुए जा रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। मतलब छोटू के पापा बोलते हैं, कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं जो दूसरे ग्रह से आया हो। संदेह हमें भी है। अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? और सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीव का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर हो भी तो क्यों इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक यंत्रों में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, मगर वह इस तरफ आ रहा होगा, अब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, मतलब छोटू के पापा एकदम सोच रहे हैं कि ये अंतरिक्ष यान है तो ये कहाँ से आ रहा है? क्या हमारे पृथ्वी की तरह ही कोई एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है? और अगर है तो वो लोग इतना प्रोग्रेस, इतना प्रगति कैसे कर रहे, इतना डेवलप्ड कैसे हो गया कि वो अंतरिक्ष यान भेज रहा है? हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यान का उपयोग करते थे, लेकिन तब हम जमीन के ऊपर रहते थे और सूर्य से हमें रोशनी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमें जमीन के नीचे रह पा रहे हैं और सूर्य से हमें उतनी ही रोशनी मिलती है, हम ले पाते हैं कि हम जिंदा रह सके। तो हम इस अंतरिक्ष यान कैसे बना सकते हैं? और काश हम ये अंतरिक्ष यान देख सकें। और उसके पापा सोचते शायद ये हो भी सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान हमारे धरती पर आ रहा है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान यहाँ हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे दीर्घ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीकी के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1,
आपका क्या ख्याल है। मतलब कॉलोनी के जो हेड थे उन्होंने मीटिंग बुलाई कि अब हम लोग क्या करें, ये अंतरिक्ष यान हमारे धरती पर आ चुका है और एक अंतरिक्ष यान हमारे धरती का चक्कर काट रहा है। हम अपने घरों की हम अपने धरती की सुरक्षा कैसे करें, अपने प्लैनेट की रक्षा कैसे करें, आप हमें कुछ बताओ। तो नंबर 1 नाम का एक आदमी था, मतलब उन्होंने अपने नंबर बांटे हुए थे आदमी को, तो नंबर 1 से पूछ रहा है कि आप बताइए हम क्या करें। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, मतलब कॉलोनी की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज सबमिट हुए, बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बगैर बेकार कर जमीन पर उतरने पर मौजूद कर दे। सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ, समझ में नहीं आया। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मतलब नंबर 1 बता रहे हैं कि हमें इस अंतरिक्ष यान को जला देना चाहिए, लेकिन फिर ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर हाँ, ये हमारे ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। मतलब वो बता रहा है कि इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, कोई जीव वगैरह नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 नाम का जो व्यक्ति था वो एक वैज्ञानिक था, तो वो बोलता है कि अगर हमने इस अंतरिक्ष यान को बेकार किया तो दूसरे ग्रह वालों को, जहाँ से अंतरिक्ष यान आया है, उसे पता चल जाएगा कि हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। तो हमें इस अंतरिक्ष यान को अवलोकन, मतलब उस पर देखना ही चाहिए कि वो क्या करता है। अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, इसके लिए खतरा हो सकती है इस कदम के लिए। जिन लोगों ने जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजा है वे कल को इनसे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेजे। हम यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि इस यंत्रों को यहाँ गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी जीव इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें वे लाभ उठा सके। मतलब नंबर 2 नाम का जो वैज्ञानिक है वो बोल रहा है कि हम उस अंतरिक्ष यान को धोखा दे देते हैं कि इस धरती पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे वो लाभ उठा पाए। हम उनकी गलतफहमी पैदा कर देते हैं दिल में। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए, मतलब हमें अपने बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं से यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ की जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। मतलब अध्यक्ष जैसे ही कुछ फैसला लेते कि उन्हें फोन आया, और उन्होंने जैसे ही फोन उठाया तो उन्हें पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान थे, जिसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारी धरती पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यह, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उस दिन छोटू के लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि उसके पापा उससे
अपने ऑफिस लेके गए थे। उसके पापा उसे अपने ऑफिस लेके गए थे जहाँ वो काम करते थे, और वो उस यंत्र को देख के बहुत चौंक मतलब क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, बहुत अजीब दिख रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं हमें नहीं पता ये क्या है, क्योंकि इस पर अभी हम लोग का निरीक्षण चालू ही है, जब हमें पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कौशल कौंसल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी केर लेना चाहता था। बस लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और था। मतलब अंतरिक्ष यान में से अब धीरे धीरे करके एक हाथ बाहर निकल रहा था जिसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, और वो हाथ शायद जमीन से मिट्टी उठाना चाहता था, और सब स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान की हरकत देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और था। मतलब वो शायद छोटू था जिसका ध्यान उस स्क्रीन पर था, उस बोर्ड पर था जहाँ बहुत सारे बटन लगे हुए थे। छोटू का सारा ध्यान था कॉर्नेस पैनल पर। कौंसल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, और हंस खतरे की घंटी बजी। उनकी निगाहें कौंसल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापर रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्मिथ में ला रखा। मतलब छोटू का ध्यान उस कौंसिल के पास था जहाँ पर बहुत सारे बटन थे, और उसमें एक लाल बटन था जिसको छोटू को दबाने का मन था, और छोटू अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो लाल बटन जैसे ही दबाया तो खतरे की घंटी बजने लगी और सबका ध्यान उस कौंसिल पर पहुंचा। तो छोटू के पापा ने छोटू को एक थप्पड़ मारा और उस बटन को वापस अपने सही जगह पर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहस रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा द्वारा प्रस्ताव व्यक्त ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइविंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि इस अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। मतलब नासा को खबर पहुंच गई थी कि उसका जो अंतरिक्ष यान है वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसका एक हाथ बेकार हो गया, पता नहीं क्यों। नासा के एक सेकेंड नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास में जारी थे। मतलब नासा में जितने भी आदमी काम कर रहे थे वो उस यंत्र को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो रहा था, और वो जांच कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइविंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। मतलब वो जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो हमारी धरती से मंगल पर भेजा गया था, और नासा दूसरे दिन अखबारों में छप गया कि नासा के कर्मचारियों ने तकनीशियन ने सारा चीज ठीक कर दिया है, हाथ ठीक हो गई है, और अब वो हाथ मंगल की धरती से मिट्टी को उठाने का काम शुरू हो चुका है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद था कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये पृथ्वी से जो यंत्र भेजा गया था, मतलब जो रॉकेट भेजा गया था, अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उससे अब पता चल वो अपना काम कर रहा था, और सारे वैज्ञानिक बहुत उत्सुक थे मंगल की मिट्टी से
अध्ययन करने के लिए कि क्या सही में हमारी पृथ्वी की तरह भी मंगल पर जीवन संभव है, हम वहाँ पे रह सकते हैं। पर ये बात अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। आज भी इसका प्रेक्षण चल ही रहा है कि क्या हम लोग मंगल पर रह सकते हैं। अगर भविष्य में कभी पृथ्वी खत्म होगा तो क्या हम लोग मंगल पर जाके अपना जीवन बसा सकते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन, पानी सब कुछ मौजूद है कि हम वहाँ पे रह सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। हमारे लेखक इस कहानी के लेखक देखते हैं कौन है। इस कहानी के लेखक के नाम है जयंत विष्णु नालिंकर। और इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आप अगले वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।